इससे पहले आपको कहां तक बताए थे? हर्षवर्धन पढ़ा दिए थे। हाँ, किसके मृत्यु को युग परिवर्तन कहते हैं? हर्षवर्धन को। यहाँ पे आगे बढ़ जाए। हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में शून्य की स्थिति आ गई और उत्तर भारत में आक्रमण चालू हो गया, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण को आप पूरा कहिए तो मुस्लिम आक्रमण आप कह सकते हैं, वरना भारत में तो विदेशी आक्रमण हुआ है। अब चाहे वो हिंद यूनानी हो, चाहे वो शक हो, भले शकों का कैलेंडर हम अपना लिए, चाहे कुषाण हो, सब कहाँ के थे? विदेशी। अब कुषाण के ही सामंत गुप्त थे, कुषाण के ही सामंत गुप्त थे। और ये जो थे मुस्लिम आक्रमण आप कह सकते हैं। कौन सा आक्रमण? मुस्लिम आक्रमण कह सकते हैं। भारत में तो ये सब चीजों पे पॉलिटिक्स वाले लोग इतिहास बता रहे हैं। अरे यार तुम पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स देखो, इतिहास में काहे लिए एंट्री मार देता है, कुछ और सुनाने लगता है। चलिए चलिए अब आगे समझते। उधर खाली कर दो जी बमनी लोग के लिए। तुम लोग लड़का लोग जो पीछा बैठते हो, लड़की सब की सीटों पे एक सीट छोड़ के बैठा करो। तुम कब निकले गए? टोपी वाला एगो बचले रह गया, उसमें लड़की की सीटों पर बैठा लगा, वो हरा टोपी वाला। हाँ, वो नहीं निकला है। चलिए देखते हैं कौन सा बीपीएससी मेंस कितने तारीख से हो गया वो? 5। तो जिनका बीपीएससी है वो लोग बीपीएससी मेंस देखेंगे। 5 तारीख से बीपीएससी मेंस। बिहार एसएससी वाले कितने लड़के हैं? बिहार एसएससी बिहार पुलिस कैंसिल हो गया। बिहार एसएससी वाले लोग, आप लोग का मंगलवार से बैच है ऑफलाइन। तो जो बिहार एसएससी वाले हैं वो ऑफलाइन मंगलवार से आप लोग का बैच आएगा। यहाँ पे टाइमिंग 11 बजे, 11 बजे से जो भी टारगेट बैच रहता है उसी टाइम रहेगा। 11 बजे से स्टार्ट रहेगा आप लोग को। क्या जी? दरोगा तो शाम को है। चलिए हम आगे देखते हैं। हम लोग दरोगा वाले कितने हैं? क्या दरोगा तो क्लास चल रहा है अभी। नया वाले लोग के लिए अभी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। देखिए अब आप दक्षिण भारत को देखते हैं। लोग किसको देखते हैं? दक्षिण भारत। उत्तर भारत तो आप पूरा देख लिए। यहाँ किसकी मृत्यु हो जाती है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और ये एरिया हो जाता है कन्नौज। क्या हो जाता है? कन्नौज। कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए, कन्नौज को जीता जा सके, भारत में ही लड़ाई हो जाती है। इधर से आते हैं सब प्रतिहार, इधर से आते हैं पाल और नीचे से आते हैं राष्ट्रकूट। 3 लोग लड़ जाते हैं किसे जीतने के लिए? कन्नौज। कन्नौज को जीतने के लिए। इसी में समय बीत जाता है। तब तक इधर से एंट्री मारते हैं सबसे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी, महमूद गजनवी, ये भी चला जाता है। इसके बाद आता है गौरी। गौरी लेकिन नहीं सोचा, गौरी का गुलाम जो था ऐबक, यहीं बस जाता है। ऐबक क्या करता है? यहीं बस जाता है। हालांकि गौरी लौट गया था और उसका दामाद यहीं बस जाता है। कौन? ऐबक। अब चूंकि ये गुलाम था, बाद में दामाद बना, इसलिए इसको भारत के लोग गुलामे बोलते हैं। भारत के लोग क्या बोलते हैं? गुलाम ही बोलते हैं। आप पूछे रहिएगा, जो गांव वाला आपको शुरुआत में बुला दिया ना, वह बुलाएगा। नहीं समझ में आ गया? शुरुआत में आपको जिस टाइप से बुलाएगा उसी टाइप से बुलाएगा। सब जैसे ये काहे सुतले चला है तुम? क्या सुतले चला है तुम? तनी सा पानी उनी मार लिया करो। चलिए अब ध्यान देते। ऐबक यहाँ आ गया और गुलाम वंश की स्थापना कर। तो हम लोग को कन्नौज के बाद पढ़ना चाहिए मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गौरी। बट यहाँ हम लोग रोक देते हैं। रीजन क्या है कि साउथ इंडिया छूट जाएगा। आप लिंक के तौर पे पढ़ने चालू करिए ना तो साउथ इंडिया छूट जाएगा कि आखिर ये राष्ट्रकूट कहाँ से आए थे सब। फिर चले जाएंगे वातापी कहाँ थे,
पल्लव कहां थे, चोल कहां थे, पांड कहां थे, चेर कहां थे, तो ये साउथ वाले क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो एक बार फिर हम लोग क्या हो जाते हैं 700 साल पीछे, 7वीं सदी में हर्षवर्धन की मृत्यु आती है। फिर एक साल शुरू करते हैं पहली सदी से। कैसे? पहली सदी से। कनिष्क का समय पहली सदी था, चौथी बौद्ध संगीति थी। अब पहली सदी से हम लोग साउथ इंडिया का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। किसे देखते हैं? साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया का इतिहास देखते देखते हम लोग आएंगे कहां पर? पुलकेशिन द्वितीय तक। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। और इसी समय पुलकेशिन द्वितीय के साथ इधर प्रतिहार देख लेंगे, राष्ट्रकूट देख लेंगे, यहाँ पे क्या देख लेंगे? पाल। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पाल वंश देख लेंगे। और तब यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे आगे में वंश को देखते हुए उधर से विदेशी आक्रमण को लेके चले आएंगे। हमारे समय में हम मतलब विदेशी आक्रमण इसलिए हुए कि उस समय के राजा जो थे लोग उस आक्रमण को रोक नहीं पाए। अब चाहे आप जितना तारीफ कर दीजिए उन राजाओं के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पाए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तुम लड़का बंद कर बटन, तुम्हारा खुला है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? तुम दूसरे हॉल में जाओ, आओ। एक लड़का है उसको किसी दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दीजिए, जाओ। किसी दूसरे हॉल में भेज दीजिए उसको, चल जाओ। जिस हॉल में जाना है उसको ऊपर ऊपर कहीं भेज दीजिए, जाओ आगे बढ़े। डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करके रखना है। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं लोग साउथ इंडिया। किसको देखेंगे? साउथ इंडिया को। तो साउथ इंडिया में हम लोग वापस पहली सदी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में तमिलनाडु काफी संपन्न था। तमिलनाडु काफी संपन्न था, ये वाला एरिया काफी संपन्न था यहाँ पर। तो यहाँ पर ना छोटे छोटे राजाएं बहुत होते थे, छोटा छोटा राजा होते थे। ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, छोटा राजा का होना। आप एक बार गौर करके देखिएगा, राजा का अर्थ होता है देश। जब एक देश में 20 गो राजा हो गए, भारत कहां गया? अब राजस्थान में ना 5 गो राजपूत शासक हो गए, फिर भारत किधर गया भैया? राजा का मतलब क्या होता है? देश। अशोक के समय कोई कह दे कि हम राजा हैं दिल्ली के, तो बोले ना अशोक के समय राजा है दिल्ली को, मारेगा तो मगध किधर गया बोल देगा कोई? तो हम लोग खुद अपने आप को तोड़ लिए थे। लेकिन दिक्कत क्या था ना कि जब तक, देखिए आप अपने घर में कितना मार कर लीजिए, कोई बदनामी नहीं होता। कोई बाहर वाला आके झपड़ मार देता है तो बवाल हो जाता है, तुम कैसे मार दिया रे हमको। तो भारत ने तो खुद को तोड़ा था। हम लोग तो खुद छोटे छोटे किसमें बट चुके थे? राजाओं में बटे थे। सामान्य राजा का मतलब क्या होता है? देश। तो हम लोग तो 200-300 टुकड़ा में बटे थे लोग। छोटा छोटा क्या था? देश। आगे बढ़े तो ये चोल जो राजा थे यहाँ के, चोल तमिलनाडु, यहाँ पर कई संगीति बुलाई गई, यानी सम्मेलन बुलाया गया। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। जैसे बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन को 4 संगीतियां बोलते हैं, जैन धर्म में 2 संगीति हुई। तो यहाँ सम्मेलन जो बुलाया गया, जो समिति बुलाई गई थी सम्मेलन, वह सम्मेलन किसी धर्म को लेके नहीं था, बल्कि वह सम्मेलन कवियों का सम्मेलन था। किसका था? कवि, इतिहासकार, लेखक, इन लोगों का सम्मेलन बुलाया गया, जिसे तमिल भाषा में संगम कहा गया। तमिल भाषा में क्या कहा गया? तो पहली सदी से लेके, यानी 100 से लेके 250 ईस्वी तक, 250 ईस्वी तक कहां सम्मेलन बुलाया गया? तमिलनाडु में। कहां बुलाया गया? तमिलनाडु में। उसे सम्मेलन बुलाया गया। क्या बुलाया गया? इस सम्मेलन को क्या कहा गया? संगम कहा गया। इस सम्मेलन को क्या कहा गया? संगम। कितने संगम बुलाए गए? 3। कितने संगम? 3। इसलिए 100 से लेके 250 ईस्वी के बीच का जो काल है, इस काल को हम संगम काल कहते हैं। क्या कहेंगे? संगम काल। तो संगम काल जो है वो 100 से लेके 250, यानी लगभग 250 सालों का जो कालखंड है, उसे हम संगम काल कहते हैं। इस काल में चाहे कुछ भी हुआ रहेगा, उसे हम संगम काल से जोड़ सकते हैं। किसे जोड़ सकते हैं? संगम काल से जोड़ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? किस काल से जोड़ेंगे? संगम काल से। संगम काल में कितने सम्मेलन हुए थे? 3। तीनों के तीनों कहां हुए? तमिलनाडु में हुए। कितना कहां हुए? तमिल। पहला सम्मेलन जो हुआ था वो दक्षिणी मदुरा हुआ था। कहां हुआ था? पहला संगम, फर्स्ट संगम कहां हुआ?
दक्षिणी मदुरई, दक्षिणी मदुरई। पहला सम्मेलन दक्षिणी मदुरई। पहला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? अगस्त ऋषि ने। किसने किया? अगस्त ऋषि ने किया। अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक। तो किस साहित्य का? तमिल साहित्य। अगस्त ऋषि एक्चुअल में जो थे वो बनारस के थे। कहाँ के थे? बनारस। और वो कहाँ गए थे? दक्षिण भारत में गए थे। इन्हें तमिल साहित्य का पितामह कहा जाता है। यह सम्मेलन सबसे बड़ा सम्मेलन था। इसमें सबसे ज्यादा राजाओं ने भाग लिया। 89 राजा ने भाग लिया। कितने राजाओं ने भाग लिया? 89। अब सोचिए इतना छोटा तमिलनाडु में 89 राजा रहता था। सब अगल बगल के राजा भी आए थे सब, लेकिन सोचिए साउथ इंडिया में 89 राजा हो गए सब। तो साउथ इंडिया कहां रहा? वो क्या बन गया? देश हो गया। क्या हो गया? देश हो गया। अब इतने छोटे छोटे राजा रहेंगे तो क्या, इतने छोटे छोटे इतने राजा यहाँ राजा क्या हुए थे? आए थे। अब ये इतना पुराना सम्मेलन था कि इस समय का कोई भी लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है। यानी इस सम्मेलन में इतने कवि जो थे उसमें कौन कौन से साहित्य बनाए गए, क्या लिखा गया, इसकी चर्चा ही नहीं मिल पाती। इस सम्मेलन की जानकारी अष्टाध्यायी नामक पुस्तक से मिलती है। किसे? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखा है? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचयिता पाणिनि। तो अष्टाध्यायी से किसकी जानकारी मिलती है? पहले संगम की। किसे की? पहले संगम की मिलती है कि ये कहां हुआ था? दक्षिणी मदुरा। अध्यक्षता अगस्त ऋषि। कितने राजा? दक्षिणी मदुरा डूब चुका है। दक्षिणी मदुरा क्या हो चुका? डूब चुका। अभी के समय वो शहर क्या हो गया? डूब चुका। कई बार ऐसे देखिए ना, आपका नदी का घाट वगैरह क्या हो जाता है? डूब जाता है। नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए नदियां वो जो क्या होता है, वो शहर क्या हो गया? डूब गया। तो क्या उसका कोई साक्ष्य उपलब्ध है? कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? कह रहा है मदुरा गलत लिखा हुआ है। लो सही हो गया। उस समय मदुरा होता था। उस समय क्या होता था? मदुरा। अभी के समय मदुराई होता। दक्षिण, अच्छा क्या लिखे? मदुरा, दक्षिणी मदुरा। किसी को दिक्कत? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मदुराई कहते हैं। उस समय क्या होता है? मदुरा। आगे बढ़े, अब देखते हैं दूसरा संगम। संगम मतलब क्या हो गया भाऊ? कवियों का सम्मेलन। कवियों का सम्मेलन हुआ। अब दूसरा संगम के बारे में देखते हैं लोग। दूसरा सम्मेलन कहां हुआ बाबू? कपाटपुरम। जगह का नाम क्या था? कपाटपुरम। दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम। कहां हुआ? कपाटपुरम में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो तोलकापियर ने किया था। किसने किया? कपाटपुरम कहां है बाबू? तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। अध्यक्षता किसने किया? तोलकापियर। तोलकापियर। किसने अध्यक्षता किया? तोलकापियर। इसमें 59 राजाओं ने भाग लिया। कितने राजा भाग लिए? 59 राजा ने क्या किया था? भाग लिया था। किसने भाग लिया? 59 राजाओं ने भाग लिया था। यहां पर आगे बढ़े। अब इन तोलकापियर की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है तोलकापियम। तोलकापियम पुस्तक का नाम क्या है? तोलकापियम। क्या नाम है पुस्तक का? तोलकापियम। अब यही एक साक्ष्य उपलब्ध है। जो संगम काल है, उस संगम काल में यही एक ऐसी पुस्तक है जो सबकी जानकारी देती है। इसमें तोलकापियम में तो प्रथम संगम की चर्चा, द्वितीय संगम में लिखा गया, इसकी जानकारी तो ही है। इसमें प्रथम संगम में क्या क्या हुआ था उसकी भी जानकारी मिल जाती है। उसकी भी जानकारी क्या हो जाती है? मिल जाती है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने किया था? तोलकापियर। अब पुस्तक का नाम तोलकापियर। ऐसा किताब लिखे से तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब तीसरा संगम देखते हैं। कौन संगम है वो? थर्ड संगम देखते हैं। तीसरा संगम
तीसरा संगम। संगम मतलब क्या होता है भाऊ? सम्मेलन। तीसरा सम्मेलन कहां हुआ भाऊ? उत्तरी मदुरा। कहां हुआ? उत्तरी मदुरा। उत्तरी मदुरा, जिसे आप अब मदुरई कहते हैं। उत्तरी मदुरा, मदुरा, उत्तरी मदुरा। इसकी अध्यक्षता नक्कियर ने किया। इसकी अध्यक्षता किसने किया? इसमें कितने राजाओं ने भाग लिया? 49 राजाओं ने भाग लिया था। कितने राजा भाग लिए? 49 राजाओं ने भाग लिया था। यहां पर किसी को दिक्कत? 49 राजाओं ने भाग लिया। इसका भी कोई साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं है। इसका भी कोई बहुत बड़ा लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। मेन पूछता क्या है? तोलकापियम किसकी रचना है? तोलकापियम। तोलकापियम किसकी रचना है? तमिल साहित्य के जनक अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि। कितने कालखंड को हम संगम काल कहते हैं? अरे समय पूछ रहे हैं। 100 से 250 साल। क्या कहलाता है? संगम काल कहलाता है। क्या कहलाएगा? संगम काल कहलाता है। किसी को दिक्कत? संगम काल में किस राज्य में हुआ संगम काल? तमिलनाडु में हुआ। उस समय तमिलनाडु में जो पांड वंश था, तमिलनाडु का कौन सा वंश? पांड वंश, क्योंकि पांड वंश की राजधानी मदुरई होती थी। तो तमिलनाडु में स्थित पांड वंश ने ही इस सम्मेलन की मतलब पूरा व्यवस्था किया था। तो तीनों सम्मेलन की जो भी राजकीय व्यवस्थाएं थी, जो सुरक्षा व्यवस्था थी, जो अरेंजमेंट था, वो तमिलनाडु के किस वंश ने किया था? पांड वंश ने किया। तमिलनाडु के किस वंश ने किया? पांड वंश की राजधानी होती थी मदुरई। पांड वंश की राजधानी मदुरई होती थी। पांड वंश की राजधानी मदुरई। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। संगम काल समझ में आ गया। अब ये देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सा वंश था। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये क्या कमेंट में बोल रहे बाबू? कौन सी बतिया रहा है? चलिए अब हम लोग देखते हैं तमिलनाडु के साउथ इंडिया के वंश। तो शुरुआती साउथ इंडिया में जो वंश रहेगा, जो 1000 से लेके जो 100 से लेके कितना साल तक है, वो संगम काल कहलाएगा। संगम काल में यहाँ 3 वंश होते थे। इस साइड में जो था वो चोल था। क्या था? चोल वंश था। जो नीचे था वो पांड था। क्या था? पांड। और जो इस साइड में था उसका नाम था चेर। क्या हो गया? चेर। तो केरल के साइड में क्या था? चेर वंश। चेर वंश। इसका चिन्ह क्या था? धनुष। क्या होता था? धनुष। इस साइड में जो था वो चोल वंश था। इसका चिन्ह था बाघ। क्या होता था? बाघ चिन्ह था। और साउथ में जो था ये था आपका पांड वंश। कौन सा वंश? पांड वंश। पांड वंश। इसका चिन्ह था मछली। चिन्ह क्या था? मछली था। इसका चिन्ह मछली था। यही पांड वंश की राजधानी मदुरई थी, जिसने तीनों संगमों का क्या किया था? सम्मेलन कराया था। और राज्य भले तमिलनाडु था। आज ना तमिलनाडु हो गया है, आज केरल हो गया, लेकिन उस समय तमिलनाडु में 2 वंश होते थे। नीचे वाला पांड, इधर वाला चोल। कौन था? चोल। आगे बढ़ जाए। तो अब एक एक करके इसको पढ़ना चालू करते हैं। इसमें सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली जो था वो चोल। क्या था? चोल। हालांकि चोल का अर्थ होता है नया, लेकिन सबसे पुराना था ये। इन तीनों में सबसे पुराना कौन था? चोल। और चोल का अर्थ होता है नया देश। चोल का अर्थ क्या होता है? नया देश। लेकिन सबसे पुराना कौन था? चोल। तो बताइए संगम कालीन वंश के बारे में कितने वंश मिलेंगे? कौन कौन वंश? चोल, चेर, पांड। चोल, चेर, पांड, 3 वंश मिलेंगे। संगम काल में कितने संगम हुए? कितने राजवंश हुए? अरे संगम काल में कितने राजवंश? 3 राजवंश। अरे गधो कहीं, यही तो 3 वंश लिखा हुआ है। चोल, चेर, पांड। कोई दिक्कत? 4 गो ऑप्शन देगा, इनमें से कौन सा एक संगम वंश नहीं है? हाँ,
इनमें से कौन सा एक संगम कालीन वंश नहीं है? सुनो ध्यान से, पहले क्वेश्चन पूछा था, सुनो। और सब लड़का सब पहले गलती मारा था। पहला एक वंश का नाम था संगम वंश। इनमें से कौन सा संगम कालीन राजवंश नहीं है? ऑप्शन ए था संगम वंश, और बाकी 3 गो थे सब चोल चेर चेर। हाँ? संगम वंश जो था ना 15वीं सदी में आया था। संगम काल कब आया था? 15वीं सदी में। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश संगम वंश था। समझा गया? इस वंश की स्थापना के 1500 साल बाद आया था। 1500 साल। तो ये काल है, ये समय है। संगम काल एक समय है। 100 से लेके 250 ईस्वी के बीच के समय को हम संगम काल कहते हैं। वो एक समय है। और जबकि हम 15वीं सदी में जिस संगम वंश के बारे में, वो एक वंश है। तो क्या है? वंश है। और सब मार दिया तो भैया संगम काल में तो संगम वंश तो होगा ही होगा ना, बाकी इसमें से कोई एगो होगा जो नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब जैसे बिहार पुलिस कैंसिल हुआ है, तो जितना लड़का सबका कुछ कुछ गड़बड़ हुआ था पेपर, सब एकदम खुश है सब। और जो पैसा खर्चा करके पेपर लीक कराया था सब, वो बेचारा सब टेंशन में है सब। हाँ? ये जो क्वेश्चन लीक करने वाले हैं सब पहले ये सबसे तो पाला छूटे। छोटा सब ये सब पता नहीं कैसे लीक करा देता है सब। ऑनलाइन करेगा कुछ हद तक में, तब थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। बिहार में यही होता है। हाँ, लगता है जैसे बाकी स्टेट में पेपर नहीं लीक होता है। बहुत स्टेट में होता है। राजस्थान में तो अभी तक केस चल रहा है, एमपी में अभी तक चल रहा है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पीसीएस में बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का रिजल्ट आया तो बवाल मचा हुआ है कि कोई टॉपर था, उसको इसरो का फुल फॉर्म नहीं पता था। 14 रैंक। अरे तो 14 वाले टॉपर में ना आते हैं सब। रैंक 14 में एक में 4-5 नंबर का अंतर होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो हर स्टेट में कम बेस यही हाल है। तो हम लोग पहला वंश कौन सा देखते हैं? चोल वंश। कौन सा वंश? इस वंश में सबसे प्राचीन वंश कौन था? चोल। हालांकि चोल का अर्थ होता है नया प्रदेश। चोल वंश जो था ये सबसे प्राचीन था। इनकी राजधानी उस समय थे उरईउर। चोल की राजधानी उरईउर। उरईउर, चिरईउर नहीं, एगो तो चिरईउर। चिरई नहीं उड़ाना, उरईउर। तो चिरईउर बोल दिए, उरईउर। उरईउर जो राजधानी थी बाबू, यह उस समय का सबसे बहुत बड़ा शहर होता था। और उस समय यह सूती वस्त्र के लिए पूरी दुनिया में उरईउर प्रसिद्ध था। मिस्र से लोग आते थे उरईउर का सूती वस्त्र खरीदने के लिए। उस समय के सूती वस्त्र हाथ से ही बनाए जा सकते थे, मशीनें तो थी नहीं वहां पे। लेकिन सूती वस्त्र इतना पतला होता था, जिस तरह से सांप अपना केचुली छोड़ता है ना, सांप का पोआ छोड़ देता है, केचुली ऊपर का एगो चमड़ा बहुत ही पतला होता है, एकदम अभरक की तरह दिखता है, एकदम हल्का, एकदम सॉफ्ट होता है वहां पे। तो सांप अपना जो परत छोड़ता है एकदम सॉफ्ट, वैसे होता था उरईउर के सूती वस्त्र। उरईउर किस लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र। यहाँ के सूती वस्त्र की तुलना सांप के केचुली से की गई है। सांप जो होता है ना, उसका जो स्किन होता है वो हर 1-2 महीना 2-3 महीना पे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। क्योंकि सांप जो होता है वो उसके लिए प्रकृति ने तो कोई मतलब उसको बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान तो किया नहीं है। वो बेचारा जमीन में रहता है, कभी उसको कोई चींटी काट लेगी, कोई माटा काट लेगा, कभी बिच्छी काट लेगी, कुछ ना कुछ काट लेगा, रगड़ा उगड़ा जाएगा। हम लोग अपना स्किन ढके रहते हैं, तो हम लोग का स्किन धीरे धीरे खत्म होता है, धीरे धीरे आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन उसका जो स्किन होता है एक ही बार में पूरा स्किन क्या होता है? चेंज होता है। तो सांप भी क्या करता है, जब उसका स्किन चेंज होने वाला रहेगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि अब हमारा स्किन नया आ रहा है। तो कैसे ठंडी के दिन में हम लोग अपना छोड़ा देते हैं, देखते हैं ना, हाथ चमड़ा छोड़ा देते हैं ना ठंडी उंडी के दिन में इसे। तो हम लोग का तो थोड़ा बहुत न छोड़ता है, और लोग का एक के बार छोड़ता है। तो किसी पतला जगह में घुस जाता है। ऐसा पतला जगह में घुस जाएगा ना कि जिससे निकलने में दिक्कत हो, और उसका उसी में से घुस के निकलेगा उठा के, तो पूरा कपड़ा उसका उतर जाएगा और सांप निकल जाएगा। और वही केचुली बोलते हैं उसको, सांप का पोआ केचुली बोलते हैं। एकदम पतला होता है वो। आप लोग में
गांव के जो होंगे लोग ये सब देखे होंगे, कितना नहीं देखा है कभी। अच्छा आप लोग शहर के होंगे, लड़का में कितना नहीं देखा है। चलिए आगे देखते हैं। तो उरई उर किस लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए। कौन प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के लिए उरई उर। कोई दिक्कत? चोल जो थे उस समय इनका चिन्ह था बाघ था, बहुत ही शक्तिशाली थे। या कावेरी नदी के एरिया में था। चोल का एरिया कौन सा नदी था? कावेरी नदी का एरिया होता था। उस समय का यह एरिया बहुत ही उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र था। इतना उपजाऊ था कि कहा जाता था कि जितना एरिया में एक हाथी जगह लेता है उतना खेत से हम 7 आदमी का पेट भर सकते हैं। 1 साल तक 7 आदमी का क्या कर सकते हैं? भेड़। जैसे हाथी कितना जगह लेता है? 1 कमरे इतना जगह लेता है। 1 कमरा 2 कमरा इतना जगह लेगा हाथी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाथी का गोदाम बड़ा बनता है, उसका गैरेज जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। हाथी का गोदाम जिसमें जो हाथी रखते हैं लोग ना, तो उसमें बड़ा एरिया होता है। तो 1-2 कमरे का एरिया लेगा हाथी। तो इतना जमीन उपजाऊ था कि कहा जाता था कि जितना एरिया में एक हाथी रहता है, जितना एरिया में एक अगर हाथी को हटा के उतना एरिया में खेती किया जाए तो उतने एरिया से इतना अनाज होगा कि 1 साल तक 7 आदमी का पेट भर सकता है। सोचिए कितना उपजाऊ उस समय की मिट्टी रही होगी। आज 2 कमरा के जमीन में यानी आधा कट्ठा खेत में आप 7 आदमी का पेट भर पाएंगे साल भर? तो 7 दिन कौन खेती नहीं किया तो मत बोला करो। तो अभी के समय क्या है, जमीन थोड़ी सी दूषित हो चुकी है, दुनिया भर का अजीब खाद वगैरह आ गया। लेकिन उस समय का क्या था, खेत बहुत ही उपजाऊ थी। तो ये तुलना करता है कि जमीन की उपजाऊ कितना थी कि इतने छोटा एरिया में अब क्या कर सकते हैं, 7 आदमी का पेट भर सकते थे। वो भी कितना दिन तक? साल भर तक। अब साउथ इंडिया के लोग का उस समय का खेती बहुत प्रमुख होता था यहाँ पर। तो यह तुलनात्मक रूप से कहा है कि आपकी जमीन कितनी उपजाऊ थी। आज के समय में जमीन उतनी उपजाऊ नहीं रही है। आगे बढ़े। खेती के लिए, खेती में तो अलग अलग सीजन भी होता है ना। एक के सीजन से आप सोचिएगा सब कर दे तो नहीं ना होगा। तो धान गेहूं तो ये सब उन्हीं में देखिए, धान गेहूं जो ये सब होता है अनाज, ये भले हम लोग अपने पेट पालने के लिए कर लेते हैं। तो हम लोग जो खेती करते हैं वो अपना पेट पालने के लिए करते हैं। बिजनेस के लिए खेती किए कहां से? पेट पालने के लिए खेती करते हैं, पेट भरता है आपका। आप जो काम करने के लिए किए थे वो काम होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप जो खेती किए थे, हमारे यहाँ जो खेती होती है 2-3 बीघा वाला जमीनें हैं, एवरेज यही जमीन मिलता है। किसी किसी का जमीन तो 1 बीघा नहीं रहता है। तो जो छोटे खेत होते हैं वो बोने का उद्देश्य क्या था? पेट पालना। पेट पाला जाता है। बिजनेस के लिए तो कभी खेती ही नहीं किए लोग। बिजनेस में बहुत झमेला होता है यहाँ पे, इतना आराम से बिजनेस नहीं हो पाता है यहाँ पे। हाँ, तो मेहनत, टेक्नोलॉजी, अपडेट सब रहना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे। तो उन लोग को कोई मतलब नहीं। अब सब्जी वगैरह है, नया नया वेराइटी आया है। अब जैसे कटहल की खेती है तो हाइब्रिड कटहल आते हैं सब, जो 3 साल में कटहल देने लगते हैं सब। 3 साल में कटहल के पौधे में पेड़ में क्या लग जाता है? कटहल लग जाता है। और ज्यादा हाइट के नहीं रहते हैं, 6-7 फीट के ही रहते हैं यहाँ पे। पूरा का पूरा लग जाएगा यहाँ पे। अब उसको वियतनाम ब्रीड का कटहल लेना पड़ेगा, इंडियन ब्रीड का नहीं। कहाँ का? वियतनाम का। अब किसी को मतलब ही नहीं है। अब वो कटहल लगाएगा पता है कौन वाला? वो बाबा आदम के जमाना वाला बड़का कटहल लगाएगा, 20 साल में उससे पूरा पेड़ होगा। देहात में कहावत क्या है, गाछे कटहर ओठे तेर। अब 25 साल में लगा तो क्या खेती करोगे? कोई टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पर। कौन सी वैरायटी का अमरूद लगाना है उसको मतलब नहीं है। अमरूद लगाएगा बड़का वाला। तो अब आप बड़का अमरूद का एक के उद्देश्य से अपना पेट भरिए। जबकि जो अगर बागानी के लिए देखेंगे तो अमरूद का मतलब जितना हाइट मेरा है इतना हाइट में इतना हाइट का पेड़ लगता है। इससे ज्यादा नहीं। एक पेड़ में लग जाएगा 30-40 किलो अमरूद हो गया। बैर जो होता है ना, बैर वाला पेड़, बैर जो बड़का बैर लगाएगा नदी तीरे जो लगल रहता है, उस पे चुराइन उराइन घूमलती रहती बैर पे, बालू वगैरह पे। अब वो बैर का क्या होने वाला है भैया?
तो हम लोग जो कहते हैं खेती नहीं, खेती नहीं, खेती आप करते हैं पेट भरने के लिए, पेट भरता है आपका? बड़े लेवल पे करेंगे तब तो। ताइवान है, चाइना का पड़ोसी है, ताइवान पिंक गुआवा आता है, ताइवान की अमरूद ना, तो हम लोग वो अमरूद बोएंगे नहीं, वही अपन देसी अमरूद बोएंगे। तो वे जस करनी तस भोग ही पावा, आप जो काम करेंगे वही ना मिलेगा। अब आप एक रिक्शा चलाइएगा तो आपको एक पायलट बराबर तो नहीं मिलने वाला है सैलरी, एक रिक्शा में रिक्शा बराबर मिलेगा, अब मिलता है उस लायक का। अब एक पायलट वाला करेंगे तो उतना मेहनत होना चाहिए। यहाँ पर जितना आदमी को जानेंगे उससे ज्यादा उसमें 400 बटन होगा, 400 आदमी को नहीं जानते होंगे, उसमें 400 बटन रहता है अगल बगल में। यहाँ पे तो जितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, मेंटल लेवल ले जाएंगे उतने ज्यादा आप आगे जाएंगे। यहाँ पे खेती में लोग दिमागे नहीं लग, कहते हैं लोग खेती मेहनत का चीज है। अरे भाई मेहनत का चीज, खेती दिमाग का चीज है। कब किससे क्या चीज, कौन सी फसल ले लेनी है, आगे बढ़ जाए। तो उस समय की खेती जो थी बहुत बेहतरीन होती थी। यहाँ पे कई राजा हुए सब शासक में, विजयालय एक राजा हुए, किस वंश में? चोल वंश। लेकिन चोल वंश का एक राजा था करिकाल, करिकाल, ये इस वंश का सबसे खतरनाक शासक था। कौन? करिकाल, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक। करिकाल ने देखा कि भैया हमारा तो मुख्य उद्देश्य कृषि, खेती हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। उस समय दूसरा कोई साधन थोड़े होता था, खेती के जगह कौन चीज, आप बैंकिंग चलाइएगा क्या? उस समय तो दूसरे कुछ हो ही नहीं सकता था। इसने कहा कि तब नहर बनाना जरूरी है, नहर बनाकर दूसरे एरिया में क्या करना है, पानी भेजना जरूरी है। लेकिन नहर आप तभी बना सकते हैं जब बांध बनाएंगे तब। नदियां में बांध बना लीजिए, पनिया रोक के साइड से निकाल दीजिए, तो बिना बांध बनाए नहर बनेगा? कभी संभव नहीं है। तो इसने कहा कि काम करते हैं नहर बनाते हैं। तो इसने कहा नहर बनाया? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर क्या बनवाया? बांध बनवाया। क्या बनाया? बांध। इसे हम ग्रांड बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी तक है ये ग्रांड बांध। ये ग्रांड बांध क्या है? अभी तक है। भारत का सबसे प्राचीन बांध किस नदी पर है? अच्छा, इसने जो बांध बनवाया, कहा कि भैया ये बांध बनाने में बहुत ज्यादा चाहिए होगा, 12,000 मजदूर चाहिए। तो इसने क्या किया ना, श्रीलंका पे आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण कर दिया? 12,000 मजदूर लेके आया। समझ में? सबनी को बांध के लाए, चल 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 चल, रावण वाला लोग चलो, सब लोग इधर लंका में से ले आया और सबको लेके चला गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? कितने मजदूर लाया? 12,000 मजदूर लेके आया। कहा कि सब लोग बांध बनाने में हेल्प करेगा। मार मार के बांध बनवाए। आप मजदूर से काम कराने में कौन चीज आता है? खाना दो, पेट भर काम कराओ। दूसरा अधिकार वगैरह तो कुछ मायने नहीं रखता है कि ये लेबर लॉ क्या होता है क्या नहीं होता है। समझ आ गया कि नहीं गया? तो मजदूर से काम कराना ज्यादा हो जाता है। फैक्ट्री सब जो जानते हैं, जितनी फैक्ट्री होती है ये वहीं जाती है सब ना, जितनी भी फैक्ट्री रहती है वहीं काम करना चाहिए जहां लेबर लॉ ज्यादा मजबूत ना हो, यहाँ लेबर यूनियन कम हो। इसलिए कोई भी फैक्ट्री अब देखिएगा ना, गुजरात भागेगी, महाराष्ट्र भागेगी, तमिलनाडु भागेगी, वहां गवर्नमेंट जो होती है ना वो इंडस्ट्रीज को ज्यादा ध्यान देती है और कहती है जितने लेबर होंगे आप उनकी सैलरी टाइम पे दीजिएगा, उनकी सेफ्टी का ध्यान दीजिएगा, उनकी सैलरी दीजिएगा, सेफ्टी पे ध्यान दीजिएगा, उनके जो हेल्थ है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि कोई मजदूर बीमार है और उसका इलाज करने की व्यवस्था नहीं। तो वो 3 चीजों पे ध्यान देते हैं। बाकी वो इंडस्ट्रीज पे कहते हैं कि आप इसके साथ साथ जो चीजें दे सकते हैं ताकि आपके मजदूर, आपके वर्कर दूसरी कंपनी में ना जा सके। और ये अच्छी बात है भाई, उसकी टाइम पे सैलरी आ जाए। जहां काम कर रहा है सेफ्टी, पता चला हेलमेट नहीं है, कुछ खोपड़ी पे गिर गया, मर गया बेचारा, तो उसकी सेफ्टी का ध्यान दे। भाई दिए बीमार पड़ गया, अब उसको मजदूर को अपनी जेब से इलाज कराना पड़ेगा ना, तो उसकी सैलरी ज्यादा नहीं होती है, बेचारा छोड़ देगा बीमारी को, बीमारी बड़ा हो जाएगा, तो आप उसके लिए मेडिकल हॉस्पिटल रख दे। बाकी चीजें सुविधा के हिसाब से आप देते रहे। हमारे बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्री आती है इसे पता है? यूनियन इतना ज्यादा, यूनियन इतना ज्यादा, रोहतास चौपट हो गया। रोहतास में इतनी फैक्ट्रियां थी, देखा कि अच्छा 400 मजदूर काम करते हैं, ओमे एगो नेता निकल गया। 400 में क्या निकल जाएगा? वो नेता वो हर हफ्ते 3 बार सैलरी बढ़ाने के लिए चल जाएगा। तो यूनियन बाजी क्या होती थी ज्यादा, तो मजदूर उतना काम नहीं करते, फैक्ट्री भाग गई सब यहां से। और लोग कहते हैं कि बंदरगाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अजब हाल है, हम लोग जिम्मेदार हैं। तो ये समस्या किसके साथ भी थी? करिकाल के समय। इसके यहाँ के मजदूर उतना तेजी से काम ही नहीं करते थे। तो कहा कि रुक थोड़ा बताते हैं हम यहाँ पे। कहां से लेके चला है? श्रीलंका से लेके चला। बेचारा श्रीलंका जिसको मनु जाके बजा के चलाता था। स्टार्ट जो किए ना राम जी,
हनुमान जी राम जी जो स्टार्ट किए ना श्रीलंका को, जिसको मन वो जाके मार के चला रहा था श्रीलंका को। अभी आगे पढ़ेंगे राज के बारे में, वो मार के चला आया था। राजेंद्र चोल वो भी मार के चला आया। विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, वहां पे भी देखेंगे वो भी मार के चला आया। जिसको मन वो मार के चला रहा था, किसको? श्रीलंका को। अभी देखिए श्रीलंका बेचारा अपने चौपट हो गया यहाँ पे। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? श्रीलंका में भी चाइना ने पैसा देके हेल्प किया। चोल वंश समझ में आ गया? तो चोल वंश किस काल का था? संगम काल। संगम काल से चोल वंश शासन करते गया। लेकिन किसी भी वंश में आपको पता है कि हर एक राजा योग्य नहीं होता। धीरे धीरे यह राजा यहाँ के अयोग्य हो गए। क्या हो गए? अयोग्य। और चोल वंश टुकड़ों में टूटकर क्या बन गया? सामंत। क्या बन गया? सामंत। 5वीं सदी तक चोल वंश एक राजा की तरह शासन किया। संगम काल से लेके चौथी सदी तक, 5वीं सदी, चोल वंश कैसे शासन किया? राजा की तरह शासन किया। लेकिन चोल वंश 5वीं सदी आते आते एक सामंत के रूप में बिखर गया और इसके ऊपर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? दूसरे लोगों। अलग अलग राजा आए, सब शासन किए, सब कभी पल्लव आए, सब कभी कुछ आए, सब शासन किए। 300 साल बाद, कितने साल बाद? एक राजा आया इसी वंश का, चोल वंश का। कहा कि हमारे परदादा का एरिया था ये। कौन? चोल। कहा कि तुम कौन हो भाई? कहा कि देखो हम तुमको अपना परिवार रजिस्टर दिखाते हैं, करिकाल के वंश के हैं यहाँ पे। और दोबारा इन लोगों ने क्या किया? अपना सेना संगठन तैयार किया, छोटा सा। पहले एक गांव कब्जा किया, सब 2 गो 4 गो, इसे करते करते पूरा जिला जब कब्जा कर लिया, बड़ी सेना तैयार करके यहाँ पे जो पल्लव वंश था, ये सब वंश था, सबको क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। कहा कि दोबारा यहाँ पे क्या आएगा? चोल वंश। तो इतिहास में यह एक ऐसा वंश है जिसकी स्थापना कितने चरणों में हुई? हाँ, 2 चरणों में हुई। तो चोल वंश की स्थापना कितने चरणों में हुई? जब दोबारा चोल वंश की स्थापना हुई तो उस समय इसकी राजधानी तंजौर थी। कौन थी? तंजौर। तो क्वेश्चन पूछता है, चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर। चोल वंश की पहली शाखा किस काल में थी? संगम काल में। और दूसरी शाखा 8वीं सदी में। दूसरी शाखा 8वीं सदी में। बीच में ये लगभग 300 से 400 सालों तक क्या हो चुके थे? विलुप्त हो गए। जैसे मुगल खत्म हो चुके हैं, लगभग मुगलों को गए हुए 300 साल हो गया। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर आखिरी थे। और 2057 आते आते 300 साल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 1857, 1957, 2057, लगभग 300 साल हो गया। मुगलों के खानदान का कोई इधर उधर बचले होगा, कोई रिश्तेदार वगैरह, कुछ भी कुछ अचानक वो खड़ा होकर संगठित होकर कहे कि फिर मुगल का, तो उसी को कहा जाएगा दोबारा क्या हो जाएगा? दोबारा स्थापना। क्या हो जाएगा? दोबारा स्थापना। ऐसे तो कोनो मिलने वाले कहाँ है? सब मुगल वगैरह नाश हो गए सबसे। अब कहाँ कोई राजतंत्र आने वाला है? आप समझ में आ गया कि नहीं? राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजा समझदार थे। जब देश आजाद हो रहा था तो सरदार पटेल ने ऑप्शन दिया था, आप भारत की स्वतंत्रता स्वीकार कर लीजिए, आपका राजमहल छोड़ दिया जाएगा। तो मेवाड़ हो गए या फिर सिंधिया हो गए, इंदौर के हो गए लोग, इन लोग ने भारत में विलय कर लिया और साम्राज्य आज भी उन लोग का पूरा महल किला बचा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं है क्या? आगे बढ़ जाए। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? चेर और पांड्य के बारे में। चेर और पांड्य के। आज के लिए इतना ही, आप लोग बाकी रिवीजन करके आते रहेंगे।